हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम फिर से जो हमारे जो साइंस नाइन्थ क्लास के आपकी साइंस का पहला जो चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हमें उससे आगे बढ़ना है और आज हमें हमारा टॉपिक कवर करना है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोई भी अवस्था में जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो हमारा पदार्थ था वो तीन अवस्थाओं में मिल रहा था। किस किस में? ठोस में, द्रव में और गैस में। वो तीन अवस्थाओं में मिलता है। और जब अवस्थाओं को बदलने की बात आई कि क्या पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, तब हमने वहाँ पर दो तरह के प्रभाव देखे कि हम तापमान के प्रभाव पर भी उसकी अवस्था को बदल सकते हैं, और हमने देखा कि जो दाब का प्रभाव है उससे भी हम उनकी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। तो आज हमें दाब परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। शाबाश। तो देखिए, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो अवस्थाएं हैं वो उन पदार्थों के कणों के गुणों के कारण है। उनके गुणों पर ही वो उनके गुणों के आधार पर ही हम बता पाते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो किन किन अवस्थाओं में मिल सकता है। तो देखिए, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा। यानी कि अगर हम किसी सिलेंडर में कोई गैस भर देते हैं और उस पर क्या करें, अगर दबाव लगाना शुरू कर दें तो क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब दूर दूर कण होते हैं गैस में और किसी तरीके से उनको दबाव कर दिया जाए तो पास पास आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है? तो देखिए, हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें क्या दिखाया गया है आपको। देखिए, आपके तीन तरह के सिलेंडर हैं आपके पास। एक में आपको ये पिस्टन दिया गया, आपको एक में क्या ले रखी है आपने, गैस ले रखी है। एक में आपने क्या ले रखा है, शाबाश, द्रव। और तीसरे में क्या है, शाबाश, आपका ठोस कोई पदार्थ है। तो यानी कि देखिए, ये बने कैसे, इसमें हमें दिख रहा है, क्योंकि एक में गैस के कण दिख रहे हैं, दूसरे में हमें द्रव के कण दिख रहे हैं और तीसरे में हमें उन ठोस के कण दिख रहे हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि जैसे ही हम दाब लगाएंगे, यानी कि इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करवाएंगे, तो क्या होगा, इनके जो कण हैं ये आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण बल जो है वो बढ़ जाएगा और वो गैस से किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आपके द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही हम द्रव पे पिस्टन के साथ और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि और ज़्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कण और भी आपस में पास पास आ जाएंगे और जिसकी वजह से जो आपका द्रव अवस्था से वह पदार्थ किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाता है। यानी कि दबाव बढ़ाने पर हम गैस से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था में किसी पदार्थ को बदल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो हमारा तापमान है वो तापमान बहुत कम हो, क्योंकि अगर आपने तापमान को बढ़ा दिया तो तापमान बढ़ाने से हमने पढ़ा था कि उन कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, वो ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा तेज़ गति से वो चलना शुरू कर देंगे और उनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा। यानी कि उसमें क्या होता था कि आपकी ठोस से द्रव अवस्था और द्रव से गैस अवस्था बन जाती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका तापमान बहुत क्या हो, कम हो। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए, शाबाश, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। यानी कि या तो आप क्या कीजिए, तापमान को कम कर दीजिए या आप उस दाब को बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो बदल सकती हैं। ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में वो परिवर्तित हो सकता है। क्या आपने ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? हमने ज़रूर सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि ज़्यादा दबाव, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, वहाँ पर इसको संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 ATM यानी कि एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर अगर आपके वातावरण का, जो आपके वायुमंडल का दाब है, तो ठोस CO2 जो है वो द्रव में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, ठोस जो CO2 है
वो क्या है, क्योंकि आपने अभी तक सुना है कि जो CO2 है वो एक गैस है और वो हमें गैस अवस्था में ही मिल सकती है। लेकिन जब CO2 के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है कम तापमान पर, तो आप ये देखोगे कि उस CO2 को हम बिना किसी द्रव में बदले डायरेक्ट गैस से कहाँ पर, सीधा गैस से हम ठोस बना सकते हैं। और जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ जिसको हम बोलते हैं, तो वह क्या हो जाती है शाबाश, गैस में परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क का मतलब क्या है कि उसमें द्रव अवस्था का कोई गुण नहीं है, वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो चुकी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस और द्रव और गैस दाब और तापमान के परिवर्तन के द्वारा तय होती हैं। यानी कि दाब में परिवर्तन कर कर या फिर तापमान में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। तो देखिए आपको एक ये चित्र दिखाया गया है जिसके अनुसार आप समझ सकते हैं। इसमें हमारी प्रक्रियाएं भी लिख रखी हैं, जितनी तरह की प्रक्रियाएं हमारी होती हैं वहाँ पर, और साथ में यह भी बता रखा है कि कौन सी अवस्था से वह पदार्थ कौन सी अवस्था में बदल जाएगा। तो देखिए जब हम ठोस में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देते हैं, क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो हमारा कहाँ से, सीधा ठोस से द्रव में बदल जाता है। और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संगलन बोलते हैं, जो हमने पढ़ ली थी पीछे शाबाश। उसी प्रकार अगर हम द्रव में और ज़्यादा क्या कर दें, ऊष्मा दे दें, और ज़्यादा उसमें ऊष्मा दे दें, यानी कि उसका तापमान बढ़ा दें, तो वो कहाँ से कहाँ बदल जाएगा, सीधा द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण आपका एक टॉपिक है जो आगे चल के आएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, और अगर गैस से, देखिए अब हम क्या करते हैं, ठोस से हमने द्रव में बदला, द्रव से हमने गैस में उसको बदल दिया, कब, जब ऊष्मा को बढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर की बात करते हैं, यानी कि प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे, यानी कि तापमान घटाओगे, तो वो जो हमारा पदार्थ है वो गैस अवस्था से सीधा द्रव में बदल सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। संघनन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। और फिर अगर हम उस द्रव अवस्था में क्या करें, या तो तापमान कम कर दें, यानी कि उसको ठंडा कर दें और ज़्यादा, या उस पर दबाव बढ़ा दें, तो वो द्रव से भी हमारा वापस कहाँ आ जाएगी, शाबाश, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं, यानी कि कोई भी बर्फ़ जो है वो जम चुकी है। उसी तरीके से जो दो मैंने आपको बताए थे, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, वो भी क्रियाएं जिसमें कोई भी ठोस या तो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होगा या गैस से सीधा हमारा ठोस में परिवर्तित होता है। तो यानी कि हम उसको क्या बोलते थे, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण कहते थे। यदि हम ठोस में क्या करें, ठोस में अगर हम बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा दें या तापमान बढ़ाए बिना अगर हम उसका प्रेशर जो है इतना ज़्यादा उसके ऊपर लगा दें, तापमान बहुत कम करके, तापमान उसका बढ़ाकर अगर हम उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लगा दें, तो क्या होगा, वो गैस से हमारा ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर हटाओगे, वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ठोस वापस गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने किसको देखा, शुष्क बर्फ जो आपकी थी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ से हम दो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने LPG गैस हमने जो पीछे डिस्कस किया था, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम जो गैस थी हमारी, उसमें क्या देखा हमने, जो हमारे सिलेंडर में होती है, या आपने लाइटर देखे होंगे छोटे छोटे जिनसे हम आग जलाते हैं, तो होता क्या है, देखिए उनमें शाबाश, उनमें हमारा लिक्विड की फॉर्म में वो गैस भरी होती है, और एक साइड आपका वो बर्नर लगा होता है और दूसरी तरफ आपका वो स्टिगर होता है जिसको आप दबाते हो। जैसे ही वो दबाते हो, यहाँ से जो हमारी लिक्विड फॉर्म में जो हमारी गैस थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई, बाहर चली गई, किस में बदल गई, सीधी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तापमान अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें, उसको किसी प्रेशर पर अगर हम उसको क्या करते हैं, शाबाश, अगर हम उसको किसी भी चीज़ में डालकर अगर उस पर प्रेशर अप्लाई कर दें, तो हमारा गैस से किस में बदल जाएगा,
द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव को जैसे ही आप उसमें से प्रेशर को हटाओगे वो वापस से किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में आपका परिवर्तित हो जाता है। सेम आपकी जो एलपीजी जो गैस होती हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, जो वाहनों में आपकी यूज़ की जाती है, या आपकी जो सीएनजी जो गैस थी आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक एलपीजी थी जो आपकी जो रसोई घर में यूज़ की जाती है, वो दोनों की दोनों जो है आपकी गैस अवस्था से उनको द्रव अवस्था में रखा जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेशर के साथ, ज़्यादा दबाव के साथ उनको कंप्रेस करके रखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि वाष्पीकरण क्या है, यानी कि वाष्पीकरण के बारे में हमने पढ़ना है। शाबाश। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? यानी कि जब हम अवस्थाओं को बदलते हैं तो क्या सिर्फ वो तापमान और दाब पर ही निर्भर करती हैं? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? यानी कि क्या आप ऐसा कोई उदाहरण देख सकते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हमारा बिना किसी क्वथनांक बिंदु के, यानी कि बिना किसी तापमान को बढ़ाए या बिना किसी दबाव के हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ की उस द्रव अवस्था को गैस अवस्था में क्या बदल सकते हैं? क्या हम ऐसा कोई एग्जांपल देखते हैं? देखिए शाबाश। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता है। क्या कीजिए, आप एक गिलास ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा हम एक गिलास के अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं, शाबाश, पानी जो है आपका वो रख देते हैं, और उस गिलास को आप कहीं पर भी एक जगह पर रख दीजिए। आपने उसके ऊपर निशान लगा देना है जहाँ तक कि आपका गिलास था। आप देखोगे कि कुछ समय के बाद, एक दिन या कुछ घंटों के बाद भी आप देख सकते हो कि जो आपका जो पानी है उस गिलास के अंदर, उसका लेवल कहीं ना कहीं घट जाएगा, यानी कि वो यहाँ से यहाँ कम हो चुका है। तो देखिए, हमने कोई तापमान नहीं बढ़ाया, हमने कोई भी दबाव नहीं उसके ऊपर लगाया, हमने सिर्फ क्या किया, उसको खुले में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो हमारा घट चुका है, यानी कि जो पानी की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। ऐसा क्यों? ये जो कारण है ये वाष्पीकरण के कारण होता है। अब वाष्पीकरण होता क्या है वो देख लेते हैं। शाबाश। कि आपके जो गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? तो देखिए शाबाश, हमने दो चीज़ें देखी कि क्या होगा कि जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर जब आपको जो गीले कपड़े हैं वो आपके सूख जाते हैं। कब सूख जाते हैं? जब आप उनको क्या करते हो, शाबाश, बिल्कुल, अगर आपने उनको किसी भी जगह पर रख रखा है, अगर आप उनको खोल के रख देते हो, यानी कि उनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हो, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। इसका कारण क्यों है, यानी कि ऐसा होता क्यों है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। गतिशील होने का मतलब लगातार गति करते रहते हैं, हमें पता है क्यों, और कभी नहीं रुकते, क्योंकि वो रुकते भी नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है वो आपका अगर ठोस में है, द्रव में है या गैस में है, यानी कि मान लिया जल है, अगर वो एक समय पर बर्फ़ की अवस्था में है यानी कि ठोस अवस्था में है, एक समय पर वो जल है, और उसी समय पर वो अगर आपका भाप में है, तो तीनों में देखा जा सकता है कि उनके जो कण होंगे, उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो अलग अलग होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो कैसे पता चला हमें कि कोई भी हमारा जो द्रव होगा उसके जो सतह के ऊपर जो कण होंगे, यानी कि ऊपर वाले जो हमारे कण होंगे, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ऊष्मा आ जाती है, जो कहाँ से अवशोषित करते हैं? अपने आसपास के वातावरण से वो उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो जो उनके दूसरे कण होंगे, उनके साथ उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो हमारा
कम हो जाएगा और वो आसानी से इधर उधर मूव कर सकेंगे, यानी कि वो फ्री हो जाएंगे और फिर वो आपका क्या हो जाता है, भाप बनकर यानी कि वाष्प में बदल जाता है और वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ से पता चल गई कि जो ये अभिक्रिया है, जो भी आपकी जो ये वाष्पीकरण अभिक्रिया है, ये हमारी एक सतह की प्रोसेस है, यानी कि एक सतह की प्रक्रिया है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि सतह के ही वो पार्टिकल होंगे, कण होंगे जो वाष्प में बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई कण आया और यहाँ जाकर आपका सीधा वाष्प में बदल चुका है। उसको सतह पर आना पड़ेगा, वहाँ पर उसको एक इतनी एनर्जी चाहिए, इतना ज़्यादा तापमान चाहिए, ऊष्मा चाहिए, जिसके द्वारा कि वो क्या कर सके, दूसरे कणों से जो उसके बीच में आकर्षण बल है उससे वह मुक्त हो सके और फिर वो अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर भाप में वो क्या हो जाए, बदल जाए। लेकिन उनका क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक से नीचे का मतलब क्या था, क्वथनांक वो हमारा बिंदु था जिस पर कोई भी हमारा द्रव जो था वो पूरा का पूरा किसी भी यानी कि दूसरी अवस्था में यानी गैस अवस्था में हमारा परिवर्तित हो चुका था। उस क्वथनांक बिंदु से कम ही तापमान हो, यानी कि द्रव का तापमान तो क्या होगा, क्वथनांक से कम होगा, भाप में बदलने से कम होगा, लेकिन फिर भी वो जो कण है वो फिर भी हमारे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहे होंगे और उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए शाबाश, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर हमने 3 या 4 ऐसे कारक देखेंगे जो वाष्पीकरण की उस प्रक्रिया को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। प्रभावित का मतलब है कि जो वाष्पीकरण की जो दर है वो कम होगी या ज़्यादा होगी उनके साथ। ये देखते हैं शाबाश, एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे समझते हैं। क्रियाकलाप में क्या कर रखा है शाबाश, आपने परख नली ले रखी है। परख नली आपको पता है टेस्ट ट्यूब होती है जो, उसमें हमने 5 मिलीलीटर जल ले लिया और उसको खिड़की के पास या कहीं पर भी हमने रख दिया। फिर हमने एक क्या किया, खुली चीनी की जो मिट्टी की प्याली होती है, मिट्टी की जो प्याली होती है उसमें उस जल को रख दिया है। यहाँ पे हमने ये ले लिया और इसमें रख दिया शाबाश। या फिर हमने क्या किया, और कोई बड़े बर्तन में उसको रख दिया, प्लेट वगैरह में उसको रख दिया और हमने क्या किया, उनके तापमान को नोट किया और साथ में हमने समय के साथ ये देखा कि किस में वाष्पीकरण हो रहा था, या ज़्यादा हो रहा था या कम हो रहा था। तो हमने देखा कि कुछ समय बाद जब परख नली के बारे में देखोगे और उस जो हमारी चीनी मिट्टी की जो प्याली है उसमें देखोगे, या प्लेट के अंदर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्लेट वाला जो हमारा क्रियाकलाप था उसमें जो जल है वो ज़्यादा वाष्पीकृत हो रहा है, उसके मुकाबले जो चीनी की जो मिट्टी की प्याली थी उसमें कम हो रहा है और परख नली में उससे भी कम हो रहा है। यानी कि वाष्पीकृत हो रहा है, यानी कि वाष्पीकरण की अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन वो किसी दर से कम या ज़्यादा हो रही है। तो देखिए शाबाश, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है या कम होती है। देखते हैं शाबाश, पहला बिंदु है आपका कि सतह के अक्षेत्रफल बढ़ने पर, यानी कि आप उसके सतह का अक्षेत्रफल बढ़ा दीजिए तो वो जो दर है आपकी वो भी बढ़ जाएगी। दर का मतलब क्या है कि यानी कि वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। तो देखिए शाबाश, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, यानी कि सतह पर होने वाली प्रक्रिया है और सतही अक्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही सतह का अक्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा हम उसको सरफेस एरिया देंगे उतनी ही जल्दी वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम इन्हें फैला देते हैं, जैसे ही हम कपड़े सुखाते हैं उनको जो फैला दिया जाता है वो भी आपका क्या है, वाष्पीकरण के कारण। लेकिन क्यों, जब हमने उनको सिकोड़ के रखा था एक जगह पर, बिल्कुल उनको इकट्ठा करके रखा, वो जल्दी नहीं सूख सकते क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया है वो हमने कम कर रखा है, उनका जो वो एरिया है उनके ऊपर का क्षेत्रफल जो है वो कम है। लेकिन जैसे ही हम उसको बिल्कुल खोल देते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि हमने उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो वाष्पीकरण की जो दर थी वो भी हमारी बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु आता है कि तापमान में वृद्धि के द्वारा, यानी कि तापमान में हम वृद्धि कर यानी कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर भी हम उसकी जो वाष्पीकरण की जो दर है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब तापमान को बढ़ाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि उसकी दर बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को
पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे ही हमने उसको गर्म किया, वो जल में जितने भी हमारे कण थे, सतह के जो कण थे, उनको एक गतिज ऊर्जा मिलेगी और उनमें इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो दूसरे कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और वो हमारे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तीसरा, आर्द्रता में कमी, यानी कि आर्द्रता में अगर हम कमी कर दें, आर्द्रता यानी कि नमी जो हमारे वातावरण में होती है। जब हमारा वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो नमी बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें हमें पता है हमारे वातावरण में सभी चीज़ों के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आपके घुले होते हैं। चाहे वो धुआं है, चाहे वो रेत के कण हैं या किसी और चीज़ के जो कण हैं, सारे के सारे उसमें होते हैं। और उसमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें भी होती हैं, और वही उसके अंदर एक नमी बनाती हैं, आर्द्रता बनाती हैं। अगर आर्द्रता में कमी कर दी जाए, यानी कि वातावरण में चारों तरफ कमी कर दी जाए, तो वातावरण में कमी कर दी जाएगी तो बाहर के वातावरण में नमी कम हो जाएगी। इसलिए वो वातावरण जो है, वो जहाँ भी हमारा जल होगा उसके सतह के कणों को इतनी एनर्जी दे देगा कि वो कण उन एनर्जी को लेने के बाद वाष्पीकृत हो जाएं और वातावरण में मिल जाएं। तो देखिए शाबाश, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जो हमारी वातावरण में, जितने हमारे वातावरण में जो हमारे जलवाष्प यानी कि जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, उनकी जो मात्रा है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, नमी बोलते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। यानी कि एक निश्चित जब तापमान होगा, उस निश्चित तापमान पर हमारे जो वातावरण में जो हमारे वातावरण की जो आर्द्रता होती है वो भी निश्चित ही होती है। और जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यानी कि जो वो दर है वो घट जाती है कब, जब आर्द्रता ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर पहले से ही नमी है। लेकिन आर्द्रता में हम जब क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, यानी कि जब उनके जो आर्द्रता की कमी का मतलब क्या है, यानी कि उनके जो वातावरण के अंदर जो हमारी पानी की छोटी छोटी बूंदें थी जो वाष्पीकृत हो चुकी थी, वो अगर कम होना शुरू हो जाएंगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है आपका वायु की गति में वृद्धि। यानी कि जो वायु है उसकी गति में अगर हम वृद्धि कर देते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, कब, जब हम उन्हें कोई हवा में रख देते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा वातावरण है उसमें ज़्यादा गति होने के कारण, वायु की गति होने के कारण जलवाष्प में कमी आती है, यानी कि आर्द्रता भी कम हो जाएगी। और जैसे ही आर्द्रता कम होगी, वो हमारे जो कपड़े सूख रहे हैं उनसे उनके कणों को इतनी गति दे देंगे कि वो यानी कि उनके जो है कण है वो वाष्पीकृत होकर उस हवा में न मिल जाए, ताकि उसकी आर्द्रता जो है वो वापस से उसी लेवल पर ना आ जाए। यानी कि हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो हमारे वायु में जितनी ज़्यादा गति होगी उतना ही जो हमारी वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं शाबाश, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। यानी कि जो वाष्पीकरण होता है उसके कारण शीतलता, यानी कि आपको ठंड कब महसूस होती है। देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम अपने हाथ पर या हमारी स्किन जो होती है उसके ऊपर जब हम कोई परफ्यूम का स्प्रे लगाते हैं, या जो हमारा एसीटोन होता है, यानी कि जो नेल पेंट को उतारने वाली जो लिक्विड होता है हमारा, उसको लगाते हैं, या फिर पेट्रोल को लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें ठंडक मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सारे के सारे वो पदार्थ यूज़ कर रहे हैं जो आपको पता है कि जल से, यानी कि उस द्रव अवस्था से वो आपके सीधा वाष्पीकृत हो रहे हैं। जैसे ही हम किसी भी अगर सरफेस के ऊपर उसको डालेंगे तो वहाँ से उस पदार्थ के जो कण होंगे वो एक सतह पर जाने के बाद वहाँ से उस सतह से नमी, जो उनके बीच का जो तापमान है वो सोख लेते हैं, यानी कि उन कणों में एक गति आ जाती है, एक तापमान बढ़ जाता है उनका, जिसकी वजह से वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। और उस तापमान को सोखने के बाद उस सतह को क्या करते हैं, एक शीतलता प्रदान करते हैं, एक ठंडक महसूस होती है हमें, और वही शीतलता जो आपकी वाष्पीकरण के द्वारा होती है। देखिए शाबाश,
खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। देखिए शाबाश, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? हमें पता है कि हमें एक ठंडक महसूस होती है, शीतलता प्रदान होती है। इसके कण आपकी हथेली या उनके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारी हथेली होगी वहाँ से वो जो पदार्थ के जो कण हैं वो वहाँ से ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, उनका तापमान बढ़ जाएगा जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो मुक्त हो जाएंगे उस आकर्षण बल से और वो वाष्पीकृत भी हो जाते हैं। और जहाँ से उन्होंने उस ऊष्मा को सोखा है वहाँ पर उस सरफेस के ऊपर हमें क्या होगा, ठंडक महसूस होना शुरू हो जाती है, यानी कि हमें एक शीतलता वो प्रदान करता है। आगे देखिए शाबाश, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। ये भी हमने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन होते हैं तो हम छत पर या किसी जगह पर जब हम क्या करते हैं, जल को छिड़कते हैं। उससे क्या होता है, जब वो जल को छिड़का जाता है तो जो जल की जो बूंदें हैं वहाँ से उनके अंदर जो कण है, जो जल के जो कण हैं वो उस सरफेस के ऊपर जाने के बाद, यानी कि उस सतह के ऊपर जाने के बाद उस सतह से ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं। ऊष्मा अवशोषित करके वो खुद तो वाष्पीकृत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऊष्मा अवशोषित करते हैं उस जगह को क्या होता है, एक शीतलता प्रदान होती है और वहाँ से हमें ठंडक महसूस होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। यही हम कारण था कि जो जल है उनकी जो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वही क्या करती है, उस सरफेस को क्या करेगी, शीतलता प्रदान करेगी। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के और उदाहरण दे सकते हैं? हमने दे दिए, क्योंकि हम एसीटोन के अलावा क्या ले सकते हैं, परफ्यूम ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, इस तरह के हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि जो सूती कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर से आने वाले उस पसीने को क्या कर देते हैं, अवशोषित कर ले, उसको उड़ा देते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो जो हमारी पानी की जो बूंदें जमा होती हैं हमारे शरीर के ऊपर, वो हमारे शरीर से क्या कर लेती हैं, जो कपड़े हैं उनसे वो क्या करती हैं, ऊष्मा अवशोषित कर लेती हैं और ऊष्मा अवशोषित करके वो खुद तो वाष्पीकृत हो जाती हैं, लेकिन वहाँ से हमें क्या होती है, एक ठंडक महसूस होती है, यानी कि एक शीतलता प्रदान वो करते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि जो हमारा पसीना होगा वो आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और वहाँ पर एक शीतलता प्रदान करेगा। खुद वह वाष्पीकृत हो जाता है लेकिन उस आसपास की जगह पर वो शीतलता प्रदान कर जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो जल को ज़्यादा जल्दी अवशोषित कर लेते हैं जिससे ठंडक भी हमें ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? कई बार हमें ये लगता है कि वो जल की बूंदें उसी गिलास के अंदर वाले पानी की हैं जो बाहर आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या, देखिए शाबाश, कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जल की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। यानी क्या होगा कि जो हमने क्या किया, एक गिलास ले लिया जिसमें हमने क्या रख दिया, बर्फ़ रख रखी है और उसके आसपास जितना भी हमारी यानी कि वो वातावरण होगा, इसके अंदर हमारा ठंडा पानी है मान लीजिए, तो जितना भी हमारा आसपास का जो हमारा वातावरण है उसके आसपास के अंदर जो आर्द्रता है यानी कि नमी जो है उसकी वजह से इसके आसपास आने के बाद वो जो हमारी छोटी छोटी जो
जल की जो बूंदें थी वो हमारी किस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी, उनकी जो ऊष्मा है यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। तो यानी कि जो हमारी जितना भी हमारी जल वाष्प इसके आसपास आएगी वो क्या हो जाएगी, ठंडा होना शुरू हो जाएगी, उसका तापमान कम होना शुरू हो जाता है, और वो फिर इस गिलास के ऊपर जल की बूंदों के रूप में हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका पूरा लेक्चर, जिसमें हमने पूरी जो आपके साइंस का पहला जो आपका अध्याय है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारे आसपास के पदार्थ में हमने पढ़ लिया है। अब हमारी जो सेकंड प्रोसेस है, हम नोट्स के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं वो देखते हैं। शाबाश, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने संगलन प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, क्योंकि हमने तापमान के आधार पर हमने परिवर्तन पढ़े थे। आज हमने किसके आधार पर पढ़ने हैं? शाबाश, दाब के आधार पर। यानी कि हम बताएंगे शाबाश दाब परिवर्तन द्वारा, कि दाब परिवर्तन द्वारा किस तरीके से हम उन जो हमारे जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की उनमें बदलाव कर सकते हैं। यानी कि दाब का प्रभाव जो हम देखते हैं वो किस तरीके से हमने देखा। शाबाश, हमने क्या किया, हमने सिलेंडर ले लिए, 3 सिलेंडर ले लिए हमने, जिसमें हमने क्या करना शुरू कर दिया। शाबाश, हमने उनमें एक पिस्टन लगा दिया, जिसको हम क्या करवाएंगे, हम मूव करवाते हैं। और हमने यहाँ पर गैस ले ली। तो हमने क्या किया, जैसे ही उस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, यानी कि जब उसको प्रेस किया, यह पिस्टन जब आपका यहाँ आ चुका है तो वो किस में बदल चुकी है, वो हमारे कण जो है वो बिल्कुल पास आ चुके हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर दबाव लगाया और उन कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ गया, यानी कि वो पास आ गए, और आकर्षण बल बढ़ने के कारण वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। यहाँ पर हमारी क्या थी, गैस थी, और वो किस में बदल चुके हैं, अब द्रव अवस्था में बदल चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, शाबाश, और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि और ज़्यादा अगर उसके ऊपर दबाव लगाते हैं तो वो हमारे बिल्कुल ही ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो और ज़्यादा हमने जैसे ही दाब बढ़ाया तो वो ठोस अवस्था में हमारे परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि दाब में परिवर्तन का प्रभाव कैसे बताते हैं, कि दाब बढ़ाने पर कोई भी पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल सकता है। फिर हमने दाब में और क्या पढ़ा था। शाबाश, जो दाब है हमारा, उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो जो दाब होगा उसमें एक प्रक्रिया जो हमारी देखने को हमें मिली वो क्या थी। शाबाश, अब हमें पढ़ना है वाष्पीकरण, कि वाष्पीकरण क्या था, क्योंकि हम दाब पढ़ चुके हैं। तो वाष्पीकरण इसमें आता है कि वाष्पीकरण क्या था। वाष्पीकरण हमने क्या बताया कि यह एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया होगी, जिसके अंदर क्या होगा हमारा, कि जो सतह के जो हमारे कण होंगे, यानी कि उस पदार्थ के जो सतह पर जो कण होंगे वो आसपास के वातावरण से इतनी ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं कि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि उनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा, और वो फिर वहाँ से मुक्त हो जाते हैं, और फिर सीधे कहाँ बदल जाते हैं, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। तो यानी कि हम बताते हैं वाष्पीकरण क्या है। शाबाश, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या बताएंगे। शाबाश, जिसमें किसी पदार्थ के कण जो सतह पर होंगे आसपास से
ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं वह क्वथनांक, कौन से बिंदु से? क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। यानी कि जो हमारी प्रक्रिया होगी, आप क्या बताओगे कि यह एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अगर हम कोई बर्तन लिए हुए हैं और उसमें हमने जल डाल दिया, तो उस जल के जो यहाँ पर जो कण होंगे, यानी कि सतह के जो कण होंगे, वो आसपास से इतनी ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे, उस पदार्थ के वो कण आसपास से इतनी ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं कि क्या होना शुरू हो जाएगा कि उनके अंदर एक गतिज ऊर्जा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ जो आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए थे वो बहुत कम हो जाता है, और फिर वो आसानी से स्वतंत्र हो जाते हैं और आसानी से फिर वो द्रव अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी क्वथनांक कौन सा बिंदु था? वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव पूरा का पूरा किस में बदल जाता है? हमारा गैस अवस्था में बदल जाता है। लेकिन पूरे द्रव में इतना तापमान नहीं था कि वो गैस अवस्था में बदल सके, यानी क्वथनांक वाला आपका तापमान नहीं था, लेकिन उससे कम तापमान होने पर भी, उस द्रव का उससे कम तापमान होने पर भी वह प्रक्रिया जारी थी, यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो हो रही थी। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। शाबाश। और जो हमारा वाष्पीकरण है, हमें ये देखना आगे चल के कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से कारक थे जो आपको आपके वाष्पीकरण जो हमारी प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते थे। सबसे पहला हमने क्या देखा कि सतह का अक्षेत्रफल। क्या बताएंगे शाबाश हम इसमें कि सतह के अक्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। सतह के अक्षेत्रफल को बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अगर हम उदाहरण देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि कोई भी अगर हम कपड़ा सुखाना चाहते हैं तो हम उसको फैलाकर सुखाते हैं, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसके सतह का जो हमने अक्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की भी दर बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु आपका क्या था? शाबाश। दूसरा हमारा बिंदु था तापमान के परिवर्तन द्वारा। अब हमें प्रभाव पड़ना है कि तापमान के परिवर्तन द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा, कि तापमान बढ़ाने से क्या होगा। तो देखिए शाबाश, हम बताएंगे तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। हम कारण देंगे क्योंकि तापमान बढ़ाने पर सतह के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे
स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी कि जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी कब? जब हम तापमान को बढ़ा देते हैं। तीसरा हमारा था आर्द्रता में परिवर्तन द्वारा, कि जो वाष्पीकरण है वो आर्द्रता में परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है। किस तरीके से होगा? आर्द्रता में जैसे ही कमी आएगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी होने के कारण, आर्द्रता में कमी होने के कारण जो हमारा वातावरण में आर्द्रता में कमी होने के कारण वातावरण में नमी कम हो जाती है, या आप लिख सकते हैं शुष्क हो जाती है, जिसके कारण किसी भी सतह पर द्रव पदार्थ के सतह के कणों की वाष्पीकृत होने की दर भी बढ़ जाती है। यानी कि जो आर्द्रता में कमी आती है जिसके कारण हमारे वातावरण में नमी कम हो जाती है, यानी कि शुष्क होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाता है वो वातावरण, और उसकी वजह से आर्द्रता कम हो जाती है। और जहाँ पर भी कोई भी अगर हमारा द्रव पदार्थ है तो जिस भी सरफेस के ऊपर वो है, उस सरफेस के ऊपर यानी कि उसकी सतह के ऊपर जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे वो सतह के जो कण हैं वो आसपास की जो शुष्क वातावरण है वहाँ से ऊर्जा अवशोषित करके खुद को क्या कर देते हैं? वाष्पीकृत कर लेते हैं और वहाँ से वो उड़ जाते हैं। ठीक है। चौथा जो हमारा पॉइंट था, वायु में गति के द्वारा, यानी कि वायु में गति करके भी हम क्या कर सकते हैं? वायु में गति करके भी हम वाष्पीकरण की दर को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो हम बताएंगे वायु की गति तेज होने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वायु के साथ साथ वो जो जल के कण हैं, यानी कि जो जल के कण थे वो भी वाष्पीकृत होना शुरू हो गए, यानी कि उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर हमारी जो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ से हमने सारा पढ़ लिया। लास्ट हमारा पॉइंट था कि शीतलता की जो हमारा वाष्पीकरण के द्वारा कोई भी जो हमारा क्या होगा? सरफेस होगा, यानी कोई भी जो हमारा स्थान होगा वहाँ पर एक शीतलता ज़रूर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब वाष्पीकरण हो रहा होता है तो वह वाष्पीकरण
उन जो हमारा द्रव होगा वो द्रव के कण जो हैं आसपास से यानी कि उस सतह से क्या करते हैं, ऊष्मा अवशोषित कर लेंगे और खुद तो वाष्पीकृत हो जाएंगे। और ऊष्मा अवशोषित जैसे उन्होंने की तो उस सतह के जो ऊपर जो सतह थी उसका जो तापमान था वो कम हो गया, क्योंकि ऊष्मा कौन ले गए, वो जो कण थे वो लेकर उड़ चुके हैं। तो यानी कि उसकी जो सतह का जो तापमान है वो बहुत कम हो चुका है और वहाँ पर हमें क्या होता है, एक शीतलता महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका पूरे चैप्टर के बारे में था जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद हम इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बनते हैं आपके टेम्परेचर के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन वगैरह में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। होपली आप सबको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।